हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। तो हमने स्टार्ट किया हुआ है ग्रुप्स एंड ड्रिंक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसमें लास्ट की वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करवा दी थी। आई थिंक आप सभी ने वो वीडियोस अब तक देख ली हों। अगर किसी ने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कोई भी वीडियो देख सकते हो अब तक जो आपने नहीं देखी है। आज हम डिस्कस करते हैं 1.3 का कुछ कंसेप्ट और थ्योरम्स 2 या 3। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो कंसेप्ट आपका यूज़ होगा वो है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है, चीज़ें समझ लो। आपके बुक्स में डेफिनेशन लिखी हुई है और नोट्स में भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर किसी को नहीं पता है नोट्स के बारे में, तो अगर नोट्स आपको अभी नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि वो प्रिपेयर अभी नहीं हुए हैं। साथ साथ ही कर रही हूँ मैं, पहले से मेरे पास नहीं है, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो जो चीज़ें समझा रही हूँ मैं उसे ध्यान से समझ लो, आप बुक में आपको मिल जाएगा। और जो अलग है, जो मैं बुक से अलग करवा रही थी और मैं क्वेश्चन या एग्जाम्पल, वो मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट प्रूफ यहाँ पे करवाती हूँ। ठीक है जी, तो एक तरह से वैसे ये भी आपके नोट्स बन ही रहे हैं, क्योंकि आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो यहाँ पे मैं लिखवा रही हूँ वही आपको उनमें मिलेगा। ठीक है, देखो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट किसका किसी एक ग्रुप, लेट से जी, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। देखो क्या डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स की। नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप जी, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट, किसका सबसेट? किसी भी एक ग्रुप का। आपने जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था, ये क्या था? एक ग्रुप था, इसमें ऑपरेशन क्या था? बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन था। और इसका अगर मैं सबसेट ले लूँ, सबसेट मतलब लेट से 1 एंड -1, तो ये क्या है? इसका कॉम्प्लेक्स है। बस नॉन एम्प्टी होना चाहिए, बस ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और किसी ग्रुप का सबसेट होना चाहिए। मेन बात यहाँ पे है कि ये पहले की ग्रुप होना चाहिए, अगर फिर ये इसका सबसेट है तो इसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मेन आती है आपकी डेफिनेशन सब ग्रुप की। तो सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, एक बार लिख दूँ पहले मैं। लेट जी कोमा स्टार बी एनी ग्रुप, देन a non-empty subset H of G is called subgroup of G if H comma star itself is a group। देखिए क्या है सब ग्रुप की डेफिनेशन। आपने कोई भी एक ग्रुप ले लिया जी, लेट से हमने यही ग्रुप ले लिया जी, देन अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच। नॉन एम्प्टी सबसेट अभी समझाया था कि नॉन एम्प्टी सबसेट को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। तो आप इस चीज़ को कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, यानी कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच, लेकिन वो सबसेट एच होना किसका चाहिए? उसी जी ग्रुप का। तो इस नॉन एम्प्टी सबसेट एच को, यानी कि अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ, ये एक ग्रुप है जी, ये इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है एच, यानी यू कैन से कॉम्प्लेक्स। ये नॉन एम्प्टी है, ये इसको सब ग्रुप कब कहूँगी मैं? जब ये जो एच है ना, ये एच ये खुद में क्या हो? एक ग्रुप हो। तो ये वाला क्वेश्चन था, ये आपके एक्सरसाइज में अलग अलग दोनों अलग अलग थे दोनों क्वेश्चंस। ये भी एक ग्रुप बन रहा था और ये भी एक ग्रुप बन रहा था। तो इसको मैं कह सकती हूँ कि ये क्या है? सब ग्रुप है इसका। समझ में आई बात? क्या होना चाहिए सब ग्रुप के लिए? पहली बात तो वो ग्रुप का सब सेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, ये खुद में एक ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप होने का क्या मतलब है कि ग्रुप की चारों कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करता हो, तो ये सब ग्रुप बन जाता है। क्लियर है बात? समझ में आ गई? ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल और मैं आपको बताती हूँ। इंटीजर्स का लेते हैं हम एडिशन के साथ ग्रुप, तो ये क्या बनता है? एक ग्रुप बनता है। अब अगर मैं इवन ले लूँ इंटीजर्स और ऑड ले लूँ, तो इंटीजर्स का सबसेट ही तो है ना इवन और ऑड इंटीजर्स। तो अगर मैंने मान लो इवन इंटीजर्स का सबसेट ले लिया विद बाइनरी ऑपरेशन प्लस, तो ये भी क्या बनेगा? एक सब ग्रुप बनेगा। किसका? इसका। देखो पहली बात कैसे बनेगा, अब हम ये देखते हैं कि ये सब ग्रुप कैसे बनेगा, चेक करते हैं हम।
ये ग्रुप है, आपको इतना तो पता है कि ये ग्रुप है, क्योंकि हम इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं। इंटीजर्स को विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं प्लस बाइनरी ऑपरेशन लेती हूँ तो वो एक ग्रुप बनता है। अब अगर इंटीजर्स का सेट है तो इंटीजर्स के अंदर इवन इंटीजर्स भी आते हैं और ऑड इंटीजर्स भी आते हैं। मैंने यहाँ पर इवन इंटीजर्स का सेट ले लिया विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। ठीक है, अब मैं चेक करना चाहती हूँ कि क्या ये सब ग्रुप है क्या। तो सब ग्रुप होने के लिए पहले कंडीशन क्या है कि पहले तो ये ग्रुप का नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। तो देखो कि क्या ये है, नॉन एम्प्टी तो है, हाँ है। इंटीजर्स का सबसेट भी है क्योंकि ये इंटीजर्स है और ये इवन इंटीजर्स हैं, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। देन क्या चेक करना है कि ये भी एक ग्रुप होना चाहिए, तो वो चीज़ हम चेक कर लेते हैं। देखो ग्रुप की पहली कंडीशन क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो दो इंटीजर्स को आप ऐड करो, दो इवन इंटीजर्स को आप ऐड करो तो इवन इंटीजर मिलेगा, यानी कि फर्स्ट आपका क्लोजर लो यहाँ पे क्या करता है, होल्ड करता है। देन सेकंड बात आती है एसोसिएटिविटी, वो तो होल्ड करेगी। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई है कि अगर एसोसिएटिव लो बड़े वाले यानी कि सेट में अगर होल्ड करता है ना तो सब सेट में तो डेफिनेटली होल्ड करेगा ही करेगा। अब आप आगे एक्सरसाइज में देखोगे कि हम एसोसिएटिव लॉ को छोड़ देते हैं जब हम सब ग्रुप की बात करते हैं। तो अगर सेट के अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है तो अगर उसका सबसेट जी है मान लो, या फिर अगर ग्रुप जी है, सेट जी है, तो उसका सबसेट अगर एच है तो इसमें तो ये होल्ड करेगा ही करेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली अच्छे से बनाऊँ तो देखो ये आपका क्या है, ग्रुप है, और ये आपका क्या है, एच है। तो जो चीज़ इसके अंदर आएगी, जो चीज़ इसके अंदर फॉलो होगी वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर होगी, और जो इसके अंदर होगी वो इसके अंदर भी होगी। अगर एसोसिएटिव लॉ इसके अंदर होल्ड नहीं कर रहा, मान लो हम कह दें कि एच में नहीं कर रहा, तो फिर वो जी में भी नहीं करेगा। अगर जी में कर रहा है तो एच में करेगा, एच में कर रहा है तो जी में करेगा। तो एसोसिएटिव लॉ तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जब हम सब ग्रुप की बात करते हैं। तो ठीक है, अगर इंटीजर्स में वो होल्ड कर रहा है तो इवन इंटीजर्स में तो ऑटोमेटिकली करेगा। उसके बाद थर्ड क्या होता है, आइडेंटिटी। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ज़ीरो। ज़ीरो क्या है, इवन इंटीजर है तो इसने भी होल्ड कर दिया। फोर्थ क्या होता है, एवरी एलिमेंट का इन्वर्स ए इंटू ए इन्वर्स करो तो ई आता है। ठीक है, तो वो भी आप करोगे तो यहाँ पे होल्ड हो जाएगी, वो ए इंटू ए इन्वर्स करोगे तो ई ही आएगा, वो इसमें भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास चारों की चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो इट मीन्स ये इटसेल्फ क्या है, एक ग्रुप है। तो इसने सभी की सभी कंडीशन फॉलो कर दी, तो ये क्या बन गया, एक सब ग्रुप बन गया, किसका, इसका। क्लियर है बात, समझ में आ गई सब ग्रुप की। उसके बाद आती है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। आप इसको बोल सकते हो ट्रिवियल बोलो या फिर इम्प्रॉपर बोलो, और यू कैन से ट्रिवियल या फिर इम्प्रॉपर बोलो, और किसमें करेंगे, प्रॉपर या फिर नॉन ट्रिवियल। सब ग्रुप्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। देखो दो चीज़ें हैं, आप दोनों ही नाम से, क्योंकि मैंने दोनों नाम इसलिए लिखे हैं, पेपर में अगर मान लो प्रॉपर एंड इनप्रॉपर सब ग्रुप की डेफिनेशन पूछ लिया और अपने पढ़ रखा हो ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल, तो पता होना चाहिए ना कि ट्रिवियल को ही इम्प्रॉपर बोलते हैं और प्रॉपर को नॉन ट्रिवियल बोलते हैं। अपोजिट है, प्रॉपर नॉन ट्रिवियल, इम्प्रॉपर ट्रिवियल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पहले मैं लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ कि क्या है। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ़ जी बी एनी ग्रुप देन two subgroups of G, namely E and G itself, are called improper subgroups of group G, and rest of all the others, if any, are called proper subgroups of group G। हमने G कोई भी ग्रुप ले लिया, ठीक है, तो उसके दो सब ग्रुप, तो पहला तो G हो गया, G खुद, क्योंकि अगर जी ग्रुप है तो उसका सब ग्रुप एक तो जी खुद ही हो गया, और दूसरा ई मतलब कि आइडेंटिटी, ई मतलब कि हमने यहाँ पे आइडेंटिटी ली है। तो ये दोनों तो होंगे ना, जो कोई भी ग्रुप है उसके दो सब ग्रुप, दो सब ग्रुप कौन से, एक तो ई और एक वो जी खुद, इन दोनों को तो हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप। और इन ई और जी के अलावा कोई भी सब ग्रुप अगर उस ग्रुप का बनता है, उस सब ग्रुप को बोला जाता है प्रॉपर सब ग्रुप। क्या कहा मैंने, अगर कोई ग्रुप है जी तो उसके दो सब ग्रुप, एक तो वो खुद और एक सब ग्रुप का नाम है ई मतलब कि आइडेंटिटी, तो इन दोनों को तो बोलेंगे इम्प्रॉपर सब ग्रुप।
और बाकी बच गए जो भी इसके सब ग्रुप बनेंगे उनको बोलेंगे प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, जैसे कि देखो आपने मान लो ग्रुप मान लिया, ग्रुप के अंदर एलिमेंट है ई, ई मतलब आइडेंटिटी। ठीक है, तो इस ग्रुप का मैंने सब ग्रुप लिया, तो इस ग्रुप का सब ग्रुप के मान लो उसका नाम है, कुछ भी नाम रख लिया आपने, एस सेट कुछ भी रख लो, उसके अंदर भी ई एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो ये पहली बात तो देखो ये इसका सबसेट है। हम क्या देखते हैं सब ग्रुप बनाने के लिए, पहले तो इसका नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। हाँ जी है। और ई तो एक ग्रुप है ही, क्योंकि ई पे आप अप्लाई करो, ई प्लस ई करोगे ई आएगा, एसोसिएटिव भी होल्ड करेगा, इन्वर्स भी होएगा और सब कुछ होएगा, यानी कि ये एक ग्रुप भी है, इसका सबसेट भी है, यानी ये क्या बन गया, इसका सब ग्रुप बन गया, सब ग्रुप बन गया। और इस सब ग्रुप के अंदर कौन है, ई एलिमेंट ही तो है। तो और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसको मैं कह सकती हूँ ना कि इसका नाम मान लो ई है, इसको इसके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये क्या है, एक ये जो ये है ना, ये एक इम्प्रॉपर सब ग्रुप है। अगर इसके अलावा कुछ और बनता, इसके अलावा तो कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने एलिमेंट ही ये लेके चला। बस समझ में आ गया आपको, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जो मेन चीज़ आती है वो है थ्योरम, जो कि एग्ज़ाम में आ भी सकती है, आती है वैसे तो इनको थोड़ा सा ध्यान से समझ लिया। आसान है बिल्कुल, मुश्किल नहीं है, मैं नहीं कह रही कि मुश्किल है। बस थ्योरम्स का ये है कि समझने के बाद अगर करके नहीं देखोगे, समझते हुए तो बड़ी आसान लगती है कि इसमें कुछ भी नहीं है, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको फिर कुछ याद नहीं रहेगा कि हमने कैसी करी थी। ठीक है, तो थ्योरम्स की प्रैक्टिस जरूर कर लेना साथ साथ। बड़ी आसान सी थ्योरम में पहली थ्योरम कहती है, प्रूव दैट द आइडेंटिटी ऑफ सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ ग्रुप। जो ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी है, जो ग्रुप के अंदर, जो सब ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो ग्रुप के अंदर भी सेम होगा। ऐसा नहीं है कि आपने मान लो कोई ग्रुप ले लिया और ये मान लो इसका सब ग्रुप है। ठीक है, जैसे कि ए बी सी है और इसमें मान लो बी और सी है। ठीक है, अगर इस ग्रुप की आइडेंटिटी सी है सपोज, तो फिर इसकी भी आइडेंटिटी सी ही होगी। ऐसा नहीं है कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ए हो जाएगा, तो वो चीज़ हमें प्रूव करनी है अब। तो ये फर्स्ट है आपकी बुक में, फर्स्ट थ्योरम है ये आपको दिखा भी देती हूँ, बारी कंफ्यूज मत होना। ये फर्स्ट पार्ट है, फिर इसका सेकंड पार्ट करवाऊँगी। ठीक है, ये वाली थ्योरम है पहले, फिर यहाँ से वाली थ्योरम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये करो पहले। तो देखो पहले तो कोई ग्रुप मान लो, लेट जी कॉमा स्टार बी एनी ग्रुप, और सब ग्रुप की बात हुई तो फिर हमें एक सब ग्रुप भी मानना पड़ेगा। तो एच कॉमा स्टार मान लो, फिर एच मान लो, सिर्फ एच बी एनी सब ग्रुप। क्या प्रूव करना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट इसका होगा वही इसका होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं दो आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेती हूँ, किसके, इसके। और अगर उन दोनों को मैं सेम दिखा दूँ तो इट मीन्स जो मैं चीज़ प्रूव करना चाह रही हूँ वो प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि लेट E1 कोमा E2 बी टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ किसके, जी के। किसके, जी के। मैंने ये दो आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिए किसके, जी के। अब अगर जी के हैं तो फिर एच के भी मानने पड़ेंगे, तो जी एंड एच रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखो कोई एलिमेंट मान लो, लेट ए बिलोंगिंग टू एच। मैंने कोई एक एलिमेंट मान लिया जो किस में बिलोंग कर रहा है, सब ग्रुप में, एच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब अगर ए बिलोंग कर रहा है एच में, तो एच सब ग्रुप है। सब ग्रुप का मतलब सबसेट है, पहले पहले सबसेट बनता है ना, नॉन एम्प्टी सबसेट, फिर सब ग्रुप होता है। तो अगर ए इसमें बिलोंग कर रहा है तो मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकती हूँ कि ए बिलोंग कर रहा है एच में, और एच सबसेट है किसका, जी का। ये सबसेट का सिंबल होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि भाई ए ना जी में भी बिलोंग करेगा, कह सकते हैं चीज़, क्योंकि ए एच में बिलोंग कर रहा है और एच सबसेट है जी का। वही वाली बात है, ये वाली बात कि अगर ये जी है और अगर ये एच है, तो ये कोई चीज़ अगर यहाँ बिलोंग कर रही है, सबसेट में बिलोंग कर रही है, तो फिर सेट में तो अपने आप ही करेगी। ठीक है, अब देखो ए किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, जी के अंदर, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट E1 भी किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, G1। तो हम प्रॉपर्टी लगाते हैं हमारी कि एलिमेंट इनटू आइडेंटिटी किसके इक्वल होता है, एलिमेंट के इक्वल, या फिर आइडेंटिटी इनटू एलिमेंट, एलिमेंट के इक्वल। ये एलिमेंट, ये आइडेंटिटी है ग्रुप की, तो ए इंटू E1 करो तो ए आएगा, E1 इंटू ए करो तो बी आएगा। अच्छा जी, अब ए किस में बिलोंग कर रहा है, एच में बिलोंग कर रहा है ना, एच में भी तो बिलोंग कर रहा है। तो अगर ए एच में बिलोंग कर रहा है और E2 भी एच में बिलोंग कर रहा है, देखो E1 और E2 दोनों जी और एच दोनों में बिलोंग कर रहे हैं।
ये देखो ये मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, सॉरी। E1 और E2 दो आइडेंटिटी एलिमेंट लिए किस तरह से कि E1 तो G का एलिमेंट है और E2 H का एलिमेंट है, ठीक है। इसलिए हमने ये लिखा था G एंड H रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे E1 तो किसका एलिमेंट है, G का, और E2 किसका एलिमेंट है, H का। तो यहाँ पे मैंने यही लगाया, A जो एलिमेंट है वो H में भी है और A जो एलिमेंट है वो G में भी है। तो यहाँ पे E1 G के अंदर कौन कौन है, E1 भी है और A भी है। तो G1 के अंदर, सॉरी, G के अंदर कौन कौन है, E1 और A। तो मैंने E1 और A पे आइडेंटिटी फॉर्मूला लगा दिया। अब H के अंदर कौन कौन है, E2 और A। तो A बिलोंग कर रहा है H में और E2 भी बिलोंग कर रहा है H पे। तो अगर मैं A की मल्टीप्लाई कर दूँ E2 यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ तो मुझे A मिलेगा, या फिर अगर मैं आइडेंटिटी इनटू एलिमेंट कर दूँ तो भी मुझे A मिलेगा। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करो, आप इक्वेशंस का नाम दे दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से क्या आ रहा है, AE1 इक्वल टू AE2, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लगा दो तो क्या आ गया, E1 इक्वल टू E2। E1 क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट किसका, G का, और ये किसका आइडेंटिटी एलिमेंट था, H का। तो दोनों के आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गए, बराबर आ गए। यानी कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट G में है वो H में होगा। जो मतलब हमें इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या प्रूव करना था कि जो सब ग्रुप में आइडेंटिटी है वो ही ग्रुप में होगी, तो वो चीज़ यहाँ से प्रूव हो जाती है, ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज़ ये कहती है थ्योरम, द इन्वर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप इज सेम एज द इन्वर्स ऑफ दैट ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप। कि अगर इस सब ग्रुप के अंदर, अभी तो इसमें हमने दो एलिमेंट्स ले रखे हैं, मान लो कि हमारे पास ये था ABCDE और H में मेरे पास है DE और C, ठीक है। अगर यहाँ C का इन्वर्स E है ना, अगर यहाँ C का इन्वर्स E है तो फिर यहाँ पे भी C का इन्वर्स E ही होगा, B नहीं हो सकता। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव करने के लिए मान लेंगे कि दो इन्वर्स हैं, है ना। तो वही सेम चीज़ है, G कोमा स्टार तो कोई ग्रुप है और H कोई सब ग्रुप है। मान लेते हैं कि लेट B एंड C बी द टू इन्वर्स ऑफ A, किस में, G में एंड H में। यानी कि A के दो इन्वर्स मान लिए, इन्वर्स ने लिखा बीच में, A के दो इन्वर्स मान लिए, A का एक इन्वर्स तो है B, A का एक इन्वर्स है C, B तो है G में और B है और C है H में, ठीक है। तो मैं क्या प्रूव करके दिखा दूंगी कि ये दोनों इक्वल है। अब इन्वर्स है तो इन्वर्स वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं और कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब प्रॉपर्टी लगा देते हैं। देखो A किसके अंदर है आपका, A तो एलिमेंट है, एलिमेंट आपका किस में है, दोनों में है। A जो एलिमेंट है यहाँ पे ऊपर लिख लो, आपने A जो एलिमेंट लिया ना वो किस में से लिया है, H में से लिया है, और H फर्दर सबसेट किसका है, G का। तो A एलिमेंट आपका G में भी है, A G में भी है और A H में भी है, ठीक है। अब देखो A एलिमेंट है और मैं कह रही हूँ कि B उसका इन्वर्स है, तो A B करने पर मेरे को क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगी। ये तो हमारी प्रॉपर्टी है इन्वर्स की। या फिर अगर मैं B A कर लूँ तो भी मुझे A E मिलेगा। फिर A तो एलिमेंट है, C इन्वर्स है तो क्या मिलेगा, E। या फिर मैं कह लूँ कि C A कर लूँ तो भी मुझे E मिलेगा। अब या तो इन दोनों को कंपेयर कर लो या फिर इन दोनों को कंपेयर कर लो, आपकी मर्ज़ी है, किसी को भी कर लो। तो देखो इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को क्या आ गया, AB इक्वल टू AC इक्वल टू E, इस E को हटा दो, AB इक्वल टू AC, लेफ्ट कैंसलेशन लो लगाओ, B इक्वल टू C। तो B क्या था, G का इन्वर्स, C क्या था, B क्या था, A का इन्वर्स G में, और C क्या था, A का इन्वर्स H में। दोनों क्या आ गए, बराबर। यही हमें शो करना था कि जो इन्वर्स आपका सब ग्रुप में होगा वही ग्रुप में होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब उसके बाद आपकी थ्योरम से शुरू हो जाती है क्राइटेरिया फॉर अ कॉम्प्लेक्स टू बी अ सब ग्रुप। ये आपकी हेडिंग है। इसमें जो फर्स्ट थ्योरम है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज अ सबसेट, इज अ सब ग्रुप। देखो अ नॉन एम्प्टी सबसेट H, कोई एक ग्रुप है G, उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है H, तो वो G का सब ग्रुप होगा कब, इफ़ एंड ओनली इफ़, जब वो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। कौन सी दोनों कंडीशन, कि आपने इस H के दो एलिमेंट्स लिए और उन पे अगर क्लोजर लॉ लगाया तो वो एलिमेंट भी H में बिलोंग करेगा, और दूसरा इन्वर्स वाला, यानी कि, और इफ़ एंड ऑन लिव की कंडीशन है। तो मतलब अगर ये दोनों चीज़ें फॉलो होती हैं तो वो सब ग्रुप बन जाएगा, और अगर सब ग्रुप बन रहा है तो ये दोनों चीज़ें ओबे होंगी। तो यहाँ से हमें ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी
कि सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ दो ही चीज़ें करनी ज़रूरी है। कौन सी? एक तो क्लोजर लॉ और एक इन्वर्स। क्योंकि एसोसिएटिव लॉ तो मैंने आपको बताया, एसोसिएटिव लॉ तो ज़रूरत ही नहीं है जहाँ सब ग्रुप की बात आ जाए। तो अब हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि अगर सब ग्रुप प्रूव करना हो तो क्लोजर लॉ और अगर इन्वर्स, ये दोनों चीज़ सेटिस्फाई हो जाए तो वो आपका सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो करके दिखाती हूँ थ्योरम। सब ग्रुप होगा तो ये दोनों कंडीशन होंगी, ये दोनों कंडीशन होंगी तो सब ग्रुप होगा। ओके, देखिए पहले मान लेते हैं इफ़ एंड ओनली इफ है ना। तो पहले मैंने मान लिया, क्या मान लिया? कि एच सब ग्रुप है। कि क्या है? एच सब ग्रुप है। किसका? जी का। एच एक सब ग्रुप है जी का। अब देखो, अगर एच एक सब ग्रुप है, हम कह रहे हैं कि एच सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप की कंडीशन क्या थी? कि वो नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए और वो ग्रुप होना चाहिए ना। तो मतलब अगर एच सब ग्रुप मान लिया तो भाई एच तो फिर एक ग्रुप होगा ही होगा, है ना। ये तो यही इम्प्लाई करता है कि एच ग्रुप होगा। और अगर एच ग्रुप होगा तो एच तो फिर क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई करेगा, आइडेंटिटी की भी सेटिस्फाई करेगा और इन्वर्स भी सेटिस्फाई करेगा। एच के आप कोई दो एलिमेंट ले लो, ए डॉट बी करो तो भी वो एच में आएगा। अगर आप एलिमेंट का इन्वर्स निकालोगे, ए इन्वर्स मान लो, ए अगर एच में है तो ए इन्वर्स भी एच में आएगा, है ना। तो हमें यही तो प्रूव करना था कि अगर एच एक सब ग्रुप बन रहा है तो वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे बस। क्वेश्चन में तो हमें ये दो कंडीशंस बोला था, तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब हमें कुछ प्रूव करने की अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे देन बोथ द कंडीशंस आर ट्रिवियल। ठीक है, तो ये बात खत्म होगी यहाँ पे। बट अब दूसरी जो बात है कन्वर्स, कन्वर्स क्या है इसका? कन्वर्सली हम क्या सपोज करके चलेंगे कि ये कंडीशंस होल्ड करती हैं। क्या मान के चलेंगे? कन्वर्सली सपोज दैट कि नॉन एम्प्टी सबसेट है जो ऑफ जी, कन्वर्सली सपोज दैट नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी सच दैट इट फॉलो अबव कंडीशंस इन जी, सॉरी एच। देखो मैंने क्या 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 कहना चाह रही हूँ मैं, कि हम मान के चलेंगे कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट जी का हमारे पास ऐसा है कि वो ये कंडीशंस फॉलो करता है एच में, क्योंकि ये कंडीशंस यहाँ पर एच के लिए दी गई हैं। देखो आप, ये कंडीशंस आपके यहाँ पे एच के लिए दी हुई हैं। तो मैं मान के चल रही हूँ कि मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऐसा है, नॉन एम्प्टी सबसेट जी का एक ऐसा है जो कि एच में सब फॉलो करता है। ठीक है, तो ये चीज़ मान के चली। तो देखो अब क्योंकि वो ये कंडीशन फॉलो करता है तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से क्या पता चल रहा है कि भाई वो क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है ना। और सेकंड कंडीशन से क्या पता चल रहा है कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि इन्वर्स वाली चीज़ भी हमें पता चल रही है किससे? कंडीशन से जो कि हमें दे रखी है। बट अब क्योंकि मेरे को इसको सब ग्रुप प्रूव करना है तो क्लोजर लॉ मिल गया, इन्वर्स मिल गया, रह क्या गया? सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी रह गई ना। एक आइडेंटिटी रह गई। एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड प्रूव करने के दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं अगर आइडेंटिटी को भी ढूंढ दूँ किसके अंदर? एच के अंदर, तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे। देखो देखिए हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पे कि क्योंकि एच किसके मतलब एच एक नॉन एम्प्टी सेट है। क्योंकि देखो यहाँ पे हम मान के चले थे ना कि एच एक इसका क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। क्योंकि अब एच नॉन एम्प्टी सेट है तो इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा। तो मैंने मान लिया कि इसके अंदर एक एक्स एलिमेंट है। ठीक है, अब कंडीशन मेरे को ये कह रही है कि इसके एलिमेंट का इन्वर्स इसके अंदर बिलोंग करता है। ये तो मुझे कंडीशन ही कह रही है, क्वेश्चन में दे रखी है, मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्यों? कौन सी कंडीशन से? यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 मुझे ये बात कह रही है। ठीक है, और एक्स इन्वर्स अगर एच में बिलोंग करता है, देखो एक्स बिलोंग करता है एच में, एक्स बिलोंग करता है एच में और एक्स इन्वर्स भी बिलोंग करता है एच में, तो एक्स इंटू एक्स इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच में। क्यों? क्योंकि ये मुझे कंडीशन नंबर 1 कह रही है
कि अगर ए बिलोंग करता है, बी बिलोंग करता है, तो ए डॉट बी भी बिलोंग करेगा। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 लगा दी। अब आपको पता है कि एक्स इंटू एक्स इनवर्स क्या होता है, ई होता है। तो ई किस में बिलोंग करेगा, एच में। तो हमने क्या कर दिया, हमने आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढ दिया किसके अंदर, एच के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों कंडीशन यहाँ पे हमें मिल गई। क्लोजर लॉ इन्वर्स तो था ही, आइडेंटिटी भी मिल गई। तो अब एच क्या बन गया, अपने आप में एक ग्रुप बन गया। एच इटसेल्फ हमने क्या प्रूव कर दिया, ग्रुप प्रूव कर दिया। तो अगर एच खुद में एक ग्रुप है और वो सबसेट है किसका, जी का, तो एच एक क्या बन गया, एक सब ग्रुप बन गया। तो ये 3 कंडीशन एसोसिएटिव लॉ तो छोड़ ही दो, बात रह गई इन तीनों कंडीशन की, क्लोजर लॉ, इन्वर्स और आइडेंटिटी। आगे आगे देखना हम आइडेंटिटी को भी। देखो अभी हमने 4 कंडीशंस देखी थी, 4 में से अब एक तो खत्म हो गया, एसोसिएटिव लॉ 3 रह गई। अब आगे आगे ऐसे 3 भी खत्म हो जाएंगी, 2 रह जाएंगी और फिर 1 रह जाएंगी। तो जैसे जैसे हम इसको आगे आगे पढ़ते जाएंगे, सब्जेक्ट को, इस पेपर को, इस बुक को, इस चैप्टर को, वैसे वैसे चीज़ें और सिंप्लीफाई होती जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, सब ग्रुप प्रूव करना हो तो एसोसिएटिव लॉ की नीड नहीं होती। ये वाली थ्योरम समझ में आई या नहीं आई, कुछ भी नहीं था। देखो पहले क्या किया, मैंने मान लिया कि भाई एच ना सब ग्रुप है। अब अगर एच सब ग्रुप है तो इसका मतलब ग्रुप तो पक्का होगा। अगर ग्रुप पक्का होगा तो 4 की 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता होगा। और यहाँ तो 2 ही दे रखे हैं, तो फिर हमें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर कन्वर्सली मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि भाई मेरे पास है ना एच एक सबसेट है जी का, जो कि नॉन एम्प्टी है। ठीक है, तो अगर वो एच एक नॉन एम्प्टी सबसेट है और ये इन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, जो कंडीशंस मुझे दे रखी हैं वो कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, ऐसा मैंने मान लिया। अब क्योंकि वो एक नॉन एम्प्टी है तो उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा, तो उन एलिमेंट पे मैंने वो कंडीशन अप्लाई कर दी जो कि मुझे दी गई थी। तो उन कंडीशंस को अप्लाई करते ही मेरे पास आइडेंटिटी आ गई। अब आइडेंटिटी भी आ गई, इन्वर्स और क्लोजर लॉ तो था ही, तो वो अपने आप में क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया। ग्रुप बन गया तो वो एक सब ग्रुप अपने आप बन गया, क्योंकि वो नॉन एम्प्टी सबसेट तो ऑलरेडी था। ग्रुप भी बन गया तो नॉन एम्प्टी, वो सॉरी सब ग्रुप बन गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। उसके बाद है सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम में काम करते हैं, अभी कर ले क्या। वैसे तो वीडियो 27 मिनट से ज़्यादा की हो गई है, क्योंकि फिर जो थर्ड वाली थ्योरम है ना, थर्ड और हाँ थर्ड वाली थ्योरम का तरीका थोड़ा सा अलग से करवाऊंगी आपको। जैसे बुक में दे रखी है ना वैसे नहीं करवाऊंगी, आसान तरीके से करवाऊंगी। तो वो उसका कंसेप्ट अलग है थोड़ा सा, इस वजह से। सेकंड तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इसकी जैसी है, आप खुद भी कर सकते हो। देखो सेकंड थ्योरम क्या है, कर ही लेते हैं फटाफट से। देखिए सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ो। A necessary and sufficient condition for a non-empty subset H of a group G to be a subgroup is that, क्या है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट एच को जी ग्रुप का सब ग्रुप बनने की, वो ये है कि अगर कोई एलिमेंट ए एच में बिलोंग कर रहा है और अगर कोई एलिमेंट बी एच में बिलोंग कर रहा है, तो ए बी इन्वर्स भी एच में बिलोंग करेगा। यहाँ पे जो बी इन्वर्स है वो क्या है, बी का इन्वर्स है, यानी कि ए का इन्वर्स है, बी का इन्वर्स है। ठीक है, और अगर ऐसा हो रहा है कि भाई ए कोई एलिमेंट है एच का, बी कोई एलिमेंट है एच का, और ए बी इन्वर्स एच में बिलोंग कर रहा है, तो फिर वो जो एच है ना वो क्या बनेगा, एक सब ग्रुप बनेगा। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है जो कि आपने प्रूव करके दिखानी है। तो हम कर लेते हैं फटाफट से। देखो पहले तो मैं मान लेती हूँ, फर्स्टली मैंने क्या मान लिया कि एच क्या है, सब ग्रुप है। सब ग्रुप है किसका, जी का। अब अगर सब ग्रुप है तो भाई जी, अगर एच सब ग्रुप है तो एच पहले क्या होगा, ज़रूर ग्रुप तो होगा ही, तभी वो सब ग्रुप बन रहा है। तो मतलब एच एक ग्रुप तो है ही खुद में। ठीक है, अब अगर एच खुद में ग्रुप है तो देखो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। अब एच ग्रुप है तो टू प्रूव, क्या प्रूव करने के लिए, जो कंडीशन आपको दे रखी है कि ए बी का इन्वर्स एच में बिलोंग करेगा, ये प्रूव करने के लिए मैंने मान लिया, क्या माना मैंने, कि ए और बी कोई एलिमेंट है जो एच में बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, अब क्या है, ए अलग से एच में बिलोंग कर रहा है, बी अलग से एच में बिलोंग कर रहा है। एच क्या है, ग्रुप है। ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई एलिमेंट ग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो फिर उसका इन्वर्स भी ग्रुप में बिलोंग करेगा। तो मैंने यहाँ पे ग्रुप वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। ठीक है, अब देखो ए अलग से कोई एलिमेंट है, बी इन्वर्स अलग से कोई एलिमेंट है, जो दोनों ही किस में बिलोंग कर रहे हैं,
एच में बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लोजर लॉ लगा दो कि अगर कोई दो एलिमेंट अलग अलग इसमें बिलोंग कर रहे हैं तो मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ तो भी ये इसमें बिलोंग करेंगे एच में। क्यों? बाय क्लोजर लॉ। और यहाँ पे क्लोजर लॉ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि एच ग्रुप है। यहाँ पे भी क्यों हुआ? क्योंकि एच क्या था? एक ग्रुप था। तो देखो ए बी का इन्वर्स किसके अंदर आ गया? एच के अंदर आ गई। ये तो मुझे प्रूव करना था कि अगर एच सब ग्रुप है तो ये कंडीशन वो फॉलो कर लेगा। तो ये तो हमारा सिंपली हो गया। अब बात आती है कन्वर्स की। देखो कन्वर्सली मैं मान के चलूँगी क्या कि ये वाली जो कंडीशन है ना ये होल्ड करती है किस में? एच में। ये कंडीशन में मान के चली, ठीक है जी। ये कंडीशन होल्ड करती है एच के अंदर, मतलब एच क्या है आपका? एक नॉन एम्प्टी सबसेट तो है ही, उन्होंने दे रखा है। तो एच एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, यानी कि वो फाई नहीं है, नॉन एम्प्टी है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो मैंने मान लिया कि उसके अंदर है ना एक्स एलिमेंट है, ठीक है। तो देखो एक्स एलिमेंट अलग से है, एक्स एलिमेंट अलग से है। कंडीशन क्या है कि ए बी का इन्वर्स एच में बिलोंग कर रहा है, बट हमने ये तो नहीं लिखा कि ए नॉट इक्वल्स टू बी है, लिखा है कहीं? नहीं, ये नहीं लिखा। इट मीन्स एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं। तो एक्स एच में बिलोंग कर रहा है, एक्स एच में बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि एक्स तो एज इट इज़, और इस एक्स का यानी कि एक्स इन्वर्स भी एच में बिलोंग करेगा। हमने देखा है कि भाई क्या हमने कंडीशन लगा रहे हैं ना कि एक्स अगर बिलोंग कर रहा है एच में तो ये एक्स एक्स इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा इस कंडीशन से, क्योंकि मैं मान रही हूँ कि भाई एच मेरे पास ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, एच पे ये कंडीशन होल्ड कर रही है। तो मैंने एच का कोई एलिमेंट अगर एक्स मान लिया तो उस पर भी ये कंडीशन होल्ड करेगी कि एक्स एक्स इनवर्स एच में होल्ड करेगा, ठीक है। आपको पता है कि एक्स एक्स इनवर्स किसके इक्वल होता है? ई के इक्वल, यानी कि ई किस में बिलोंग हो गया? एच के अंदर। यानी कि एच के अंदर मैंने क्या ढूंढ दी? आइडेंटिटी ढूंढ दी। मुझे क्या प्रूव करना है कि एच एक सब ग्रुप है, उसके लिए मुझे आइडेंटिटी की ज़रूरत थी। पहला काम तो ख़त्म हो गया, आइडेंटिटी तो मुझे मिल गई, ठीक है। अब मैं प्रूव करूँगी क्या? इन्वर्स, की हर एक एलिमेंट का इन्वर्स होता है। तो देखो मैंने मान लिया कोई एलिमेंट वाई जो किस में बिलोंग करता है? एच में। अभी प्रूव क्या करके चुकी हूँ कि भाई ई एच में बिलोंग करता है, ठीक है जी। तो अगर ई एच में बिलोंग कर रहा है, वाई एच में बिलोंग कर रहा है, तो ई वाई इन्वर्स एच में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग तो ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो भाई ई वाई इन्वर्स भी एच के अंदर बिलोंग करेगा। तो ई इंटू वाई इन्वर्स क्या होता है? वाई इन्वर्स। तो ये किस में बिलोंग करेगा? एच में। लेके तो चले थे लेट वाई बिलोंग टू एच, प्रूव कर दिया वाई इन्वर्स बिलोंगिंग टू एच। इट मीन्स इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। रह क्या गया? क्लोजर लो। एसोसिएटिविटी की तो जरूरत है नहीं, आइडेंटिटी होगी, इन्वर्स हो गया, तो अब रह गया सिर्फ क्लोजर लो और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो अब इसके लिए दो एलिमेंट मान लेते हैं कि ए कोमा बी बिलोंग कर रहे हैं किसके अंदर? एच के अंदर। अब बी किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? ए भी है एच के अंदर, बी भी है एच के अंदर, तो इसका इन्वर्स भी एच के अंदर बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि एच एक क्या है आपका? ग्रुप है, ठीक है। ये बिलोंग कर रहे हैं। अब हमने देखा था कि ए बी इन्वर्स ये प्रॉपर्टी तो इस पे होल्ड कर ही रही थी, ए बी इन्वर्स एच के अंदर। यहाँ देखो ये ए बी इन्वर्स एच के अंदर मैंने कैसे लिखा है? इस चीज़ से लिखा है, प्रॉपर्टी नहीं लगाई। अभी ध्यान देना इस बात पे। ए अलग से एलिमेंट है, बी इन्वर्स अलग से एलिमेंट है, यहाँ लगाया मैंने क्लोजर लो। यहाँ क्या लगाया मैंने? क्लोजर लो कि ए बी इन्वर्स भी एच में बिलोंग करेगा। अब लगाऊंगी ये प्रॉपर्टी कि इसके अंदर एलिमेंट कैसे जा रहे थे? एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिख दूँ कि ए और ये बी इन्वर्स एक एलिमेंट था और उसका भी इन्वर्स इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो बी इन्वर्स का इन्वर्स कौन? बी। तो ए बी किसके अंदर बिलोंग करेगा? एच के अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लोजर लॉ नहीं लगाया, सॉरी, क्लोजर लॉ तो मुझे प्रूव करना है। क्लोजर लॉ तो अब प्रूव हुआ है, समझ रहे आप मेरी बात? देखो मैंने कोई दो एलिमेंट लिए एच में, अगर एलिमेंट सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है तो फिर एलिमेंट का इन्वर्स भी सेट के अंदर बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है। तो एक आप इसको एक कॉमा बी इन्वर्स भी किसके अंदर बिलोंग करेंगे? एच के अंदर बिलोंग करेंगे। इसको आप अलग अलग लिख लो ऐसे, यहाँ पे कॉमा लगा लो कि ए और कॉमा बी इन्वर्स एच के अंदर बिलोंग करेंगे। अब मैंने यहाँ प्रॉपर्टी लगा दी कि ए अलग से एच इन्वर्स के अंदर बिलोंग कर रहा था, बी इन्वर्स अलग से एच के अंदर बिलोंग कर रहा था। अगर ऐसे कंफ्यूज हो रहा है ना, इसको ऐसे लिख लो, ऐसे,
ठीक है, अब मैंने ये क्या लगा दी, प्रॉपर्टी जो कि मुझे क्वेश्चन में दी गई थी। ये एलिमेंट, ये एक एलिमेंट और उसका इन्वर्स भी एच में बिलोंग करेगा, तो ए भी किसके अंदर बिलोंग कर गया, एच के अंदर बिलोंग कर गया। तो अब क्लोजर लॉ यहाँ पे होल्ड हो गया। तो एच में आइडेंटिटी भी मिल गई, इन्वर्स एलिमेंट भी मिल गया, क्लोजर लॉ भी होल्ड हो गया। तो अब एच क्या बन गया, खुद में इटसेल्फ एक क्या बन गया, ग्रुप बन गया। अब खुद एक इटसेल्फ ग्रुप बन गया, नॉन एम्प्टी वो पहले ही था, तो अब वो क्या बन जाएगा, एक सब ग्रुप बन जाएगा। समझ में आ गई बात। तो बस यही था आज का आपका कंसेप्ट, कॉम्प्लेक्स, सब ग्रुप, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल और ये दो थ्योरम्स। अब रह गई आपकी थर्ड फोर्थ थ्योरम, और ये कुछ टॉपिक है, ये इंटरसेक्शन वाला तो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार आता है, आपको समझाऊंगी, अलग तरीके से समझाऊंगी। एक कंसेप्ट समझाऊंगी, उसके साथ ये समझाऊंगी, उसके बेस पे ये थर्ड थ्योरम हो जाएगी। ठीक है, फिर आपकी रह जाएगी फोर्थ थ्योरम, और बस दो टॉपिक रह जाएंगे फिर। ठीक है, तो बस मैक्सिमम 2 वीडियोस बनेंगी इस इन कंसेप्ट पे, फिर करेंगे इस एक्सरसाइज। और कितना रह गया ये चैप्टर आपका, 1.4 में तो ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ा सा रह गया, अब तो फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आ गई हो, क्वेश्चन समझ में आ गए हो जो भी करवाया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर लेना। कुछ ना समझ में आया हो तो ज़रूर पूछ लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।